गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपने इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम कुछ एग्रीगेट्स है जो कि नेशनल इनकम के बारे में जानना ज़रूरी है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे रियल नॉमिनल एग्रीगेट्स, एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी एंड डूज जीडीपी मेजर सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, कुछ हम रियल और नॉमिनल एग्रीगेट्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे जिसको जीडीपी से एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर हम जैसे जीडीपी का मेजर जो किया जाता है और सोशल वेलफेयर से जो सामाजिक कल्याण होता है उससे उसका कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, है ना। तो नेशनल स्थिर कीमत पर नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, इफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। जब कभी ये बेस ईयर प्राइस इंडेक्स पर ये कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम, दैट इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तब इसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नेशनल इनकम, और इसी को वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, एज इट fluctuates due to the fluctuation in the flow of goods and services and price remain constant, है ना। तो ये इसलिए क्योंकि ये इसका फ्लक्चुएशन होता रहता है क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के फ्लो के कारण, लेकिन प्राइस जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, राइट। सेकंड वन इज नॉमिनल इनकम एट करेंट प्राइस, है ना। तो सॉरी, नॉमिनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, है ना। तो ये जो करंट प्राइस जो है, चालू कीमत पर नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय किसको कहा जाएगा, इफ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, है ना। चालू कीमत पर, चालू वर्ष में अगर इसका प्राइस इंडेक्स पर अगर इसका कैलकुलेशन किया जाता है, देन इट इज नोन एज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनिटरी नेशनल इनकम। इसको मॉनिटरी नेशनल इनकम भी कहा जाता है, एज इट फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। तो इसको मतलब कि ये एक्चुअली ये वाला जो नेशनल इनकम है ये फ्लक्चुएट होता है, किस कारण, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो किसके साथ में इसका फ्लो होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो किसी वस्तु का जो प्राइस होता है, उसका मूल्य होता है, उसके साथ में इसका फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है ना। अब क्या है, जीएनपी एट करेंट MP, when final goods and services included in GNP are valued at current MP, है ना। जब फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो GNP में इंक्लूड होते हैं तो इसी करंट MP में इनकी वैल्यू की जाती है ना। दैट इज प्राइस प्रिवेलिंग इन द ईयर फॉर विच GNP इज बीइंग मेजर्ड, इट इज कॉल्ड GNP एट करंट MP और नॉमिनल GNP। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर लिखा हुआ है GNP एट कांस्टेंट MP, ठीक है ना, मार्केट प्राइस, है ना। तो व्हेन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन GNP आर वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइसेस, जब कभी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं GNP में, ये किस तरह से वैल्यू किया जाता है, इनको कांस्टेंट प्राइस जो है उस तरह से वैल्यू किया जाता है, दैट इज प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इट इज कॉल्ड GNP एट कांस्टेंट MP और रियल GNP, राइट। तो अब GNP डिफ्लेटर किसको कहते हैं, GNP डिफ्लेटर मेजर द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। GNP डिफ्लेटर एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एवरेज होता है किसका, प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज वो भी फाइनल है ना, उसका क्या होता है, एवरेज लेवल होता है, that are produced within the domestic territory of an economy, है ना, including NFIA, net factor income from abroad, इसके सहित डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका जो एवरेज होता है उसी को GNP डिफ्लेटर कहा जाता है।
ठीक है। जीएनपी डिफ्लेटर इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखिए, ये आपका वो दिया हुआ है, जीएनपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी रिफर्स टू जीएनपी एडजस्टेड फॉर लॉस ऑफ वैल्यू। ग्रीन जीएनपी किसको कहते हैं? ये वो एडजस्ट किया गया वैल्यू होता है जो कि लॉस होता है किसमें? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, और दूसरा डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अकाउंट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अगर किसी तरह का ये डिप्लेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना, तो ओवरऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी ये होता है डिप्लेशन, वो ग्रीन जीएनपी के अंदर में आता है, ठीक है। फिर है एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फॉर जीडीपीएमपी। द एक्टिविटीज आर एज फॉलोज, है ना। ये जो भी एक्टिविटीज जो होती है जो कि जीडीपीएमपी से एक्सक्लूड होती है, कौन सी होती है? प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट मे बी ए ऑफ 3 टाइप्स, है ना। तो प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट जिस तरह का ट्रांसफर पेमेंट करती है वो। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, है ना। तो ये इन तीनों के बारे में ये कुछ आपको बता रहा है। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ securities in financial market, potential savers and investors buy and sell financial assets such as shares and bonds। देखिए, ये सिक्योरिटी से ही पता चल रहा है कि शेयर एंड बॉन्ड्स की जो सिक्योरिटी इस तरह की जो खरीद बिक्री होती है ये उसकी बात कर रहे हैं ना। While someone buys a share, there is only a transfer of ownership right। जब कोई खरीदता है किसी शेयर को तो ये केवल क्या होता है? ओनरशिप का ट्रांसफर ही होता है। इट इज अ क्लेम टू ओनरशिप ऑफ एसेट्स, है ना। तो नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इम्प्लाई प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एज सच दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीएनपी। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, ये उस तरह का फाइनल गुड्स प्रोडक्शन या सर्विस का प्रोडक्शन ये नहीं कहा जाता है ना, इसलिए इसको क्या है? जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर एक होता है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट आर पेमेंट्स फॉर विच नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट ऐसे पेमेंट होते हैं जिसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है एक्सचेंज में, ठीक है। जैसे इसमें बता रहा है पेंशन पेमेंट, एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी मेजर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट एज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पॉन्स टू ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो जब भी ये ट्रांसफर पेमेंट एक्चुअली किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, जैसे कि पेंशन हो गया या एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी, इस तरह की कुछ चीजें हो गई, तो इसको क्या है? जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर यहाँ हम देखेंगे प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, है ना। तो आइटम्स सच इज पॉकेट मनी गिवन टू पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, एल्डर गिफ्टिंग मनी टू द यंग वंस आर प्राइवेट ट्रांसफर इनकम। तो ये जो चीजें हैं, पॉकेट मनी दे देना या फिर गिफ्ट वगैरह दे देना, ये भी क्या है? ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है, लेकिन कौन सा? प्राइवेट। तो इसको भी क्या है? जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलें तो ये देखिए, ये क्या बता रहा है? दिस इज मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, हैंस दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। ये एक्चुअली क्या है? मनी ट्रांसफर होता है, जस्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, है ना, इसीलिए क्या है? इसको जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर एक और चीज हम देखें, ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स, इस्तेमाल किए गए जो गुड्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, ये उसकी बात कर रहा है। जीएनपी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ given year, hence good produced in the previous time period cannot be included in the GNP। जो used किए गए goods अगर इनका जो है ट्रांसफर होता है
तो इसको क्या है जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेल्स हिज ओल्ड बाइक टू मिस्टर बी फॉर 30,000 ऑन 25 अप्रैल 2011 कि ए ने बी को 30,000 में अपना जो बाइक है वो सेल किया इस तारीख को, विच वॉज परचेस्ड बाई मिस्टर ए ऑन 1 मार्च 2010 फॉर ₹45,000। ये ए ने इसको 1 मार्च 2010 में 45,000 में खरीदा था। This transaction should not be included as it has already been included in the 2010 GNP। तो ये जो 2011 में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये इसको GNP में इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये 2010 में ऑलरेडी GNP में इंक्लूड हो चुका है। एंड इफ वी अगेन इंक्लूड इट देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और इसके बाद भी अगर इसको 2011 में इंक्लूड किया जाता है तो ये डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम बन जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। मैनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर मार्केट ट्रांजैक्शन। बहुत से गुड्स और सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर मार्केट में जिनका ट्रांजैक्शन नहीं होता। वेजिटेबल कैन बी ग्रोन इन द बैकयार्ड इंस्टीड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम द सुपर मार्केट और एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैन बी रिपेयर्ड बाय द हाउस ओनर हिमसेल्फ इंस्टीड ऑफ हायरिंग एन इलेक्ट्रिशियन। कई काम ऐसे होते हैं जो कि क्या है खुद से कर लिए जाते हैं या जिनके लिए कोई अलग से कोई मार्केट ग्रुप नहीं होता है ना। जैसे कि वेजिटेबल की ही बात करें कि वो बैकयार्ड में ही उगाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने सुपर मार्केट से नहीं लिया, हमने अपने बैकयार्ड में ही वेजिटेबल उगा लिया। कई बार कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है तो अलग से कोई इलेक्ट्रिशियन हायर नहीं किया जाता या घर का जो मालिक होता है हाउस ओनर वो खुद ही इस चीज को ठीक ठाक कर लेता है ना। तो इस तरह की चीजों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन कंज्यूम्ड विद यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स एट जीएनपी इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट अकर थ्रू मार्केट एक्टिविटीज। तो इसमें केवल उन्हीं एक्टिविटीज को सम्मिलित किया जाएगा जो कि बकायदा मार्केट टाइप का जिनका होगा ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर, ओनली ट्रांजेक्शन दैट अकर थ्रू मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज के जरिए जो चीजें होंगी ना केवल उसी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसमें लिखा हुआ है इलीगल एक्टिविटीज। एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा शुड बी एक्सक्लूडेड बिकॉज ऑल अनलॉफुल एक्टिविटीज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ नेशनल इनकम एंड ऑल्सो बिकॉज देयर इज स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम ऑफ देयर एस्टिमेशन। तो जितनी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती है ना, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह वगैरह जो कि अनलॉफुल होती है, इसको क्या है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। राइट, नेक्स्ट वन इज लीजर टाइम एक्टिविटीज, है ना। एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इन किचन, गार्डन एटसेट्रा इज नॉट इंक्लूडेड एज देयर एम इज नॉट टू अर्न मनी, है ना। ये जो इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं ना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं इसको नेशनल इनकम में इसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि इनका एम मनी अर्न करना नहीं होता है बट टू पास अवे। ये क्या है, free time in one's hobby or entertainment. Again there is a statistical problem of measuring their satisfaction derived in painting or any other leisure activities. तो इस सारी तरह की चीज़ों को इनका उद्देश्य जो है वो मनी अर्न करना नहीं होता है, अपना जो टाइम है वो कहीं ना कहीं पास करना या हॉबी या एंटरटेनमेंट करना होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, पास टाइम चीज़ें हैं या हॉबी वाली चीज़ें हैं, अगर इनको नेशनल इनकम में अगर इंक्लूड कर लिया जाता है तो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये तो हमारा यहाँ पर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री यहाँ से हम वापस स्टार्ट करेंगे। राइट, आज के क्लास के लिए इतना ही।